बिटकॉइन का नाम तो सबने सुना है, लेकिन एक्चुअली ये काम कैसे करता है, ये शायद आप में से किसी ने सोचा ही नहीं। कोई बैंक नहीं, कोई आरबीआई नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, फिर भी लोग मिलियंस ऑफ रुपीस ट्रांसफर कर रहे हैं और कोई रोक नहीं सकता। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। अगर आप खुद बिटकॉइन जैसी चीज इन्वेंट करना चाहते तो कहां से शुरू करते, और इस सफर में आपको समझ आएगा कि ये चीज एक्चुअली क्यों काम करती है। इमेजिन करो, आप, राहुल, प्रिया और दीपक हर हफ्ते साथ खाना खाते हो। कभी राहुल पे करता है, कभी प्रिया। रोज कैश एक्सचेंज करना बहुत मुश्किल है, तो आप डिसाइड करते हो एक कॉमन खाता रखो। एक नोटबुक जिसमें लिखा हो राहुल ने प्रिया को 200 रुपीज दिए, प्रिया ने दीपक को 500 रुपीज दिए, दीपक ने राहुल को 150 रुपीज दिए। महीने के आखिर में सब मिलके हिसाब करते हैं। जिसने ज्यादा खर्च किया वो कैश देता है, जिसने ज्यादा रिसीव किया वो ले लेता है। ये खाता यही लेजर है, और बिटकॉइन एक ऐसा सिस्टम है जो इसी खाते को प्योर डिजिटल, प्योर डिसेंट्रलाइज्ड काम कराता है। अब एक प्रॉब्लम आती है। ये खाता पब्लिक है, सबके पास एक्सेस है। तो क्या होगा अगर दीपक सीक्रेटली लिख दे राहुल ने दीपक को 1000 रुपीज दिए बिना राहुल की परमिशन के? राहुल ने तो ये कभी लिखा ही नहीं, लेकिन खाते में लिख गया। ये फ्रॉड है। तो सॉल्यूशन क्या है? यहां से क्रिप्टोग्राफी आता है, और स्पेसिफिकली एक चीज जो कहलाता है डिजिटल सिग्नेचर। सोचो जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट में होता है एक सील्ड एनवलप। अगर सील टूटा तो सबको पता चल जाता है कि किसी ने टैंपर किया। डिजिटल सिग्नेचर में कुछ ऐसा होता है। हर यूजर के पास दो चीजें होती हैं, एक पब्लिक की, सब जानते हैं, और एक प्राइवेट की, सिर्फ आप जानते हो। जब राहुल कोई ट्रांजैक्शन साइन करता है, वो अपनी प्राइवेट की यूज करता है। कोई भी राहुल की पब्लिक की से वेरीफाई कर सकता है कि ये साइन राहुल ने किया या नहीं, लेकिन प्राइवेट की जाने बिना कोई राहुल की सिग्नेचर फेक नहीं कर सकता। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये डिजिटल सिग्नेचर हर मैसेज के साथ बदल जाती है। मतलब दीपक चाहे राहुल की एक पुरानी सिग्नेचर कॉपी करे, वो दूसरे ट्रांजैक्शन पे काम नहीं करेगी। इस तरह अगर कोई ट्रांजैक्शन लेजर में है और उसके साथ वैलिड डिजिटल सिग्नेचर है, तो आप श्योर हो सकते हो कि वो ट्रांजैक्शन असली है। डिजिटल सिग्नेचर से एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन एक और प्रॉब्लम बचा है। महीने के एंड में सबको कैश सेटल करना पड़ता है। क्या होगा अगर दीपक ने 20,000 रुपीज का डेट बना लिया और फिर फोन बंद कर लिया? गया तो गया। तो एक स्मार्ट आइडिया आता है। क्या अगर हम कभी कैश सेटल ही ना करें? लेजर ही करेंसी बन जाता है। शुरू में हर एक 1000 रुपीज डाल दें पॉट में। पहली लाइंस लिखो, राहुल गेट्स 1000 रुपीज, प्रिया गेट्स 1000 रुपीज, दीपक गेट्स 1000 रुपीज। अब रूल सिंपल है, कोई भी इतना ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता जितना उसके पास बैलेंस नहीं है। अगर दीपक के पास 1000 रुपीज हैं और वो 600 + 600 = 1200 रुपीज खर्चा करना चाहे, सिस्टम रिजेक्ट कर देगा। यहां कुछ इंटरेस्टिंग होता है। अब इस सिस्टम का असल रुपी से कोई कनेक्शन नहीं रहा। ये अपनी खुद की करेंसी बन गई। हम इसे लेजर रुपीज बोलूंगा, या एलआर। आप चाहो तो रियल रुपीज के बदले एलआर खरीद सकते हो, जैसे आप डॉलर्स के बदले यूरोस खरीदते हो। लेकिन ये एक्सचेंज गारंटी नहीं है, और यही बिटकॉइन की सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है। बिटकॉइन एक लेजर है, ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री ही करेंसी है। अब तक का सिस्टम सेंट्रलाइज था। लेजर एक जगह था, जैसे एक वेबसाइट पर। लेकिन वेबसाइट कौन कंट्रोल करता है? वो ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये वैसे ही है जैसे आप आरबीआई को ट्रस्ट करते हो कि वो सही हिसाब रखेगी। लेकिन बिटकॉइन का पूरा आइडिया है किसी को भी ट्रस्ट ना करो। तो नया आइडिया, सबके पास अपना अपना लेजर का कॉपी होगा। जब भी राहुल प्रिया को 500 रुपीज भेजना चाहता है, वो ये ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट करता है, जैसे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट, और सब उसे अपने लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल आता है, अगर सब अपना अपना लेजर मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि सबका वर्जन एक जैसा है? क्या होगा अगर प्रिया ने एक ट्रांजैक्शन सुना और दीपक ने नहीं? या क्या होगा अगर दीपक अपना खुद का फेक ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट करे? ये पजल बिटकॉइन पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, और इसका सॉल्यूशन है एक कॉन्सेप्ट जिसको प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। एक हैश फंक्शन एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जिसमें आप कोई भी चीज डालो, एक नाम, एक ट्रांजैक्शन लिस्ट, एक पूरा नॉवल, और वो आपको एक फिक्स्ड साइज आउटपुट देता है। जैसे इनपुट, राहुल ने प्रिया को 500 रुपीज दिए। आउटपुट, A3F8C2D9E1 -- 256 बिट्स का एक यूनिक स्ट्रिंग।
अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। एक ही इनपुट हमेशा एक ही आउटपुट देता है। इनपुट में एक भी कैरेक्टर बदलो, आउटपुट पूरा बदल जाता है। आउटपुट देख के आप इनपुट गेस नहीं कर सकते, ये मैथमेटिकली इनफीजिबल है। बिटकॉइन एक स्पेसिफिक हैश फंक्शन यूज करता है, SHA-256। इसका मतलब है आउटपुट हमेशा 256 बिट्स का होगा। अब सोचो 2 की पावर 256 कितना बड़ा नंबर है। अगर आप एक नैनो सेकंड में एक गेस कर सको और आपसे पूरे यूनिवर्स के एटम्स भी साथ में गेस करें, तब भी आप सब कॉम्बिनेशंस ट्राई नहीं कर पाते यूनिवर्स की एज में। मतलब अगर किसी ने आपको एक वैलिड हैश दिखाया तो आप ऑलमोस्ट 100% श्योर हो सकते हो कि वो हैश जेन्युइन कंप्यूटेशन से बना है। यही बिटकॉइन की सिक्योरिटी का आधार है। अब ये आइडिया बिटकॉइन में कैसे यूज होता है? सोचो प्रिया के पास ट्रांजैक्शंस की एक लिस्ट है। राहुल ने प्रिया को 500 रुपीज दिए, प्रिया ने दीपक को 200 रुपीज दिए, दीपक ने राहुल को 800 रुपीज दिए। अब प्रिया को एक स्पेशल नंबर ढूंढना है, ऐसा नंबर जो अगर इस लिस्ट के साथ अटैच करो और SHA-256 हैश करो तो आउटपुट 30 जीरो से शुरू हो। यह नंबर ढूंढना बहुत मुश्किल है, एवरेज में 1 अरब गैसेस करने पड़ते हैं। लेकिन एक बार नंबर मिल जाए, वेरीफाई करना सुपर इजी है, सिर्फ एक कैलकुलेशन। इस काम को करने का मतलब है कि प्रिया ने जेन्युइन कॉम्प्यूटेशनल मेहनत की। यही है प्रूफ ऑफ वर्क। मान लो दीपक लेजर में एक ट्रांजैक्शन बदलनी चाहती है, वो चेंज करेगा, लेकिन अब उसे नए प्रूफ ऑफ वर्क ढूंढने पड़ेंगे। और क्योंकि ब्लॉक्स चेन में जुड़े हैं, हर ब्लॉक के हैश में पिछले ब्लॉक का हैश होता है। एक ब्लॉक बदलोगे तो सारी चेन के बाद वाले ब्लॉक्स के प्रूफ्स फिर से करने पड़ते हैं। अकेले करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है जब बाकी सब माइनर्स भी काम कर रहे हैं। ट्रांजैक्शंस को ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है, इन्हें ब्लॉक्स कहते हैं। हर ब्लॉक में होता है ट्रांजैक्शंस की एक लिस्ट, पिछले ब्लॉक का हैश, एक तरह का सील, और प्रूफ ऑफ वर्क, वो स्पेशल नंबर। ये ब्लॉक्स चेन में जुड़ जाते हैं और इसीलिए इसका नाम है ब्लॉकचेन। इस चेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आप कोई भी पुराना ब्लॉक बदलेंगे तो उस ब्लॉक के बाद की पूरी चेन इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि हर ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का हैश होता है। ये वैसे ही है जैसे रजिस्टर्ड लेटर की चेन। हर लेटर में पिछली लेटर का सील प्रिंट होता है। एक भी टैंपर करो, सबको पता चल जाता है। अगर दो अलग अलग चेन्स हैं, सिस्टम वो मानता है जिसमें ज्यादा काम लगा, मतलब ज्यादा कंप्यूटेशनल वर्क इक्वल्स टू ज्यादा ट्रस्ट। यही बिटकॉइन का डिसेंट्रलाइज्ड कंसेंसस मैकेनिज्म है। कोई सेंट्रल आरबीआई नहीं, कंप्यूटेशनल वर्क ही जज है। माइनर्स वो लोग हैं जो नए ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। उनका काम है ट्रांजैक्शंस को सुनना जो नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, इन्हें एक ब्लॉक में कंपाइल करना और प्रूफ ऑफ वर्क ढूंढना, वो स्पेशल नंबर, और नया ब्लॉक ब्रॉडकास्ट करना। ये काम करने के बदले उन्हें रिवॉर्ड मिलता है, नए बिटकॉइंस। इसे ब्लॉक रिवॉर्ड कहते हैं। यही वो मैकेनिज्म है जिससे नए बिटकॉइन सिस्टम में आते हैं। कोई गवर्नमेंट प्रिंट नहीं करती, माइनर्स अर्न करते हैं कंप्यूटेशन के थ्रू। हर माइनर बेसिकली एक नंबर गेसिंग लॉटरी में पार्टिसिपेट कर रहा है। जो पहले सही नंबर ढूंढता है वो ब्लॉक क्रिएट करता है और रिवॉर्ड पाता है। जितने ज्यादा माइनर्स हैं, लॉटरी उतनी ही मुश्किल हो जाती है। बिटकॉइन प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली डिफिकल्टी एडजस्ट करता है ताकि हर 10 मिनट में सिर्फ एक ब्लॉक बने। मान लो दीपक बॉब को फूल करना चाहता है। वो एक फेक ब्लॉक बनाता है जिसमें लिखा है दीपक ने बॉब को 1 लाख रुपीस दिए, और ये ब्लॉक सिर्फ बॉब को भेजना चाहता है, बाकी नेटवर्क को नहीं। बॉब को कन्विंस करना है कि ये ट्रांजैक्शन रियल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बॉब सारी दुनिया से भी ब्लॉक सुन रहा है और वो हमेशा सबसे लंबी चेन पे ट्रस्ट करता है। दीपक अकेले एक फ्रॉड्यूलेंट केन को लेजिटिमेट माइनर्स की टीम से ज्यादा तेज ग्रो नहीं कर सकता जब तक उसके पास 50% से ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर नहीं है। और इसीलिए बिटकॉइन रेकमेंड करता है कि आप एक ट्रांजैक्शन पे ट्रस्ट करने से पहले 6 ब्लॉक्स और आने दो, तब तक वो ट्रांजैक्शन एसेंशियली ब्लॉक रिवॉर्ड से ही सारे बिटकॉइंस आते हैं। शुरू में रिवॉर्ड था 50 बिटकॉइंस पर ब्लॉक। हर 210,000 ब्लॉक्स पर, मतलब रफली हर 4 साल में, ये रिवॉर्ड आधा हो जाता है। इसे हाविंग कहते हैं। इस जियोमेट्रिक रिडक्शन की वजह से कभी भी 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यही बिटकॉइन की स्कैसिटी है और कुछ लोग इसे डिजिटल गोल्ड इसलिए कहते हैं। जब रिवॉर्ड कम होगा, माइनर्स मेनली ट्रांजैक्शन फीस से कमाएंगे। जैसे आप यूपीआई पे अर्जेंट पेमेंट के लिए फास्ट ट्रैक फी देते हो, वैसे ही बिटकॉइन में आप फी दे सकते हो ताकि माइनर आपका ट्रांजैक्शन पहले इंक्लूड करे।
बिटकॉइन अभी सिर्फ 2400 ट्रांजैक्शंस पर ब्लॉक प्रोसेस कर सकता है। कंपेयर करो यूपीआई से जो एक सेकंड में 1700 ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है। यह लिमिटेशन एक ऑनगोइंग डिबेट है बिटकॉइन कम्युनिटी में। अब आप सोच रहे होंगे जब यूपीआई है, गूगल पे है, भीम है, बिटकॉइन की जरूरत ही क्या है? फर्क समझना जरूरी है। यूपीआई बैक्ड बाय एनपीसीआई एंड आरबीआई, सेंट्रलाइज्ड, गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है, फ्रीज कर सकती है। बिटकॉइन नो सेंट्रल अथॉरिटी, नो वन कैन फ्रीज योर अकाउंट, बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शंस विदाउट बैंक परमिशन। यूपीआई फ्री फॉर मोस्ट ट्रांजैक्शंस, इंस्टेंट, बट वर्क्स ओनली विद इन इंडिया। बिटकॉइन फीस लग सकती है, स्लोअर, 10 मिनट पर ब्लॉक, बट वर्क्स एवरीवेयर, अफगानिस्तान, यूक्रेन, सैंक्शन्ड कंट्रीज। ये दोनों चीजें अलग प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। यूपीआई डेली लाइफ के लिए बेस्ट है इंडिया में। बिटकॉइन का यूज केस है सेंसरशिप रेजिस्टेंस, इंटरनेशनल सेटलमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू, स्पेशली वहां जहां करेंसीज कोलैप्स हो जाती हैं। तो ये रही बिटकॉइन की असली कहानी। सिर्फ एक करेंसी नहीं, एक पूरा सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट। अगर आप बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, प्लीज पहले ये समझो कि आप क्या खरीद रहे हो। हाइप पे मत जाओ, टेक्नोलॉजी समझो।